Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the sixth online class of Pak Studies. The topic which we are going to study today is the constitutional amendment in Pakistan since 1973. Basically, ये जो topic है ये हमारा जो previous lecture है उसी की continuation है. हमने अपने last lecture में पढ़ा था हमने कि amendment क्या होती है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है, और टोटल जो है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 26 जो है अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, और उनमें से हाफ अमेंडमेंट्स को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो ब्रीफली डिस्कस किया था. आज का जो हमारा लेक्चर है हम रिमेनिंग हाफ अमेंडमेंट्स को जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम हमने 1 से लेके फर्स्ट अमेंडमेंट से लेके 12th अमेंडमेंट तक किया था. आज हम अपना लेक्चर 13th अमेंडमेंट से स्टार्ट करेंगे. 13th अमेंडमेंट 13th अमेंडमेंट जो थी वो जो चेंज था कॉन्स्टिट्यूशन में, मॉडिफिकेशन थी, वो 1997 में जो है वो क्रिएट की गई थी. और ये जो थी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, बहुत ही इस वक्त नवाज शरीफ की जो है वो गवर्नमेंट थी, और ये अमेंडमेंट बेसिकली 8th अमेंडमेंट को जो है दोबारा चेंज किया गया था. आपको याद होगा ज़ियाउल हक के दौर में हमने लास्ट अपनी इसमें पढ़ा था कि 8th अमेंडमेंट ज़ियाउल हक के दौर में 1985 में की गई थी, और उस 8th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट थे उनको जो है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बजाय हम लोग एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ मूव किए थे, जिसमें प्रेसिडेंट के पास जो थी वो अनलिमिटेड पावर्स थी. इस अमेंडमेंट के थ्रू 13th अमेंडमेंट के थ्रू जो 58(2)B वाली क्लॉज है उसको ख़त्म किया गया था, और प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उनको रिड्यूस किया गया था. जैसे कि जो प्रेसिडेंट की पावर थी कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते हैं, इस अमेंडमेंट के थ्रू उस पावर को जो है वो ख़त्म किया गया था. और साथ ही साथ प्रेसिडेंट को जो मिलिट्री हेड्स अपॉइंट करने की जो प्रेसिडेंट की पावर थी उसको भी ख़त्म किया गया था. बेसिकली ये एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था टूवर्ड्स द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. और ये नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि डेमोक्रेसी जो है वो फ्लरिश करे, क्योंकि ये कायद-ए-आज़म का जो था वो एक विजन था, और एक ये फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड्स द डेमोक्रेसी. और इसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी जो है इस ये अमेंडमेंट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत ज़रूरी थी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1997 में की गई थी, जिसमें 8th अमेंडमेंट को में जो है वो चेंजेस की गई थी. जो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको जो है वो चेंज किया गया था. नेक्स्ट इज 14th अमेंडमेंट. 14th अमेंडमेंट बेसिकली ये भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में 1997 में की गई थी. और ये एक अमेंडमेंट क्या थी कि जो भी पर्टिकुलर मेंबर किसी भी पार्टी का किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के टिकट से अगर कोई मेंबर नेशनल असेंबली का या सेनेट का जो है वो मेंबर बनता है, तो पार्टी के पास ये राइट है कि वो उस मेंबर को कभी भी जो है वो उसका डिसमिसल का जो राइट है वो पार्टी के पास है. वो क्यों? क्योंकि अगर वो स्पेसिफिक पार्टी मेंबर अगर किसी भी पार्टी के किसी भी मेजर डिसीजन में जो है दोनों अपर और लोअर हाउस सेनेट और नेशनल असेंबली में अगर पार्टी के अगेंस्ट वोट करेगा, तो क्या होगा, इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्टी के पास ये राइट है कि वो उसकी जो लेजिस्लेटर वाली जो पोस्ट है पार्लियामेंट के अंदर वो उसको क्या कर सके, उसको वो ख़त्म कर सके. अच्छा, इसमें हम बेसिकली हम देखते हैं कि इसमें एक और चीज़ थी, जैसे कि हमने देखा कि जब 13th अमेंडमेंट हुई तो 13th अमेंडमेंट में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया, और प्राइम मिनिस्टर को जो ऑन द अदर हैंड क्या बना दिया, पावरफुल. अब एक और चीज़ इसमें जो इवॉल्व हुई वो ये इवॉल्व हुई कि जो पार्टी मेंबर्स थे, जो नेशनल असेंबली जो लेजिस्लेटर्स थे, उनसे ये राइट ले लिया गया कि वो नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं दे सकते अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर. तो यहाँ से भी जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एक अनलिमिटेड पावर जो है वो इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो प्रोवाइड कर दी कि अगर पार्टी के किसी मेंबर्स को या पार्टी के स्पेसिफिक मेंबर्स को अगर किसी डिसीजन से या किसी एक्ट से प्राइम मिनिस्टर के कोई इश्यूज हैं, तो वो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं दे सकते. ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये अमेंडमेंट की गई है. इसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है. तो आप देखते हैं कि इस 13th और 14th अमेंडमेंट की वजह से हम देखते हैं कि कैसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो थी वो अवेलेबल नहीं थी. फिर आता है 15th एंड 16th अमेंडमेंट. 15th अमेंडमेंट जो थी वो बेसिकली 1998 में की गई थी, और अगेन इसमें हम देखते हैं वो शरिया लॉ जो ज़ियाउल हक के दौर में हम 1985 में जो शरिया लॉ जो इम्पोज करने की कोशिश की गई थी, इसी तरह 15th अमेंडमेंट में भी अगेन ये वाली अमेंडमेंट जो है, ये बिल जो है प्रपोज किया गया, लेकिन अगेन ये जो है इम्पोज नहीं हो सका ये वाला बिल. फिर 1999 में अगेन
जो है 16th अमेंडमेंट की थी, और वो 16th अमेंडमेंट ये थी कि जो कोटा सिस्टम, जो टेन्योर था अपॉइंटेड कोटा सिस्टम के मेंबर्स का, उसको जो इंक्रीज किया गया। कोटा सिस्टम में कौन से वाले मेंबर्स थे? माइनॉरिटीज़ और जो वो लोग जो अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और वो पाकिस्तान जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे टूवर्ड्स पाकिस्तान। ठीक है, माइनॉरिटीज़ मैंने आपको पहले भी बताया, माइनॉरिटीज़ जो है वो नॉन मुस्लिम्स आती हैं, तो उनका जो टेन्योर था उसको इंक्रीज किया गया फ्रॉम, उनकी जो सर्विस का टेन्योर था उसको इंक्रीज किया गया फ्रॉम 20 years to 40 years, एंड दिस वाज द 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Then next amendment, that is the 17th amendment। अच्छा, अब ये 2003 में जो है वो 17th amendment की गई थी। इसमें हम देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि मुशर्रफ ने फिर 1990s में 99 में जो है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। ओवरथ्रो करने के बाद वो खुद जो है फिर मार्शल लॉ इम्पोज हुआ और वो खुद पावर में आ गए। तो उस वक्त फिर 2003 में फिर अगेन एक मेजर जो है अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो थी 17th अमेंडमेंट। और वो 17th अमेंडमेंट अगेन उसमें क्या किया गया, जो 13th अमेंडमेंट की गई थी उसको रिवर्स किया गया। और वो क्या था? वो यही था, अगेन 8th अमेंडमेंट को दोबारा इम्पोज किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट के पास जो थी वो पावर्स थी, मतलब कि सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फिर दोबारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो पार्ट बनाया था, राइट। इसमें जो था एक चीज़ जो इंट्रोड्यूस नहीं की वही की गई कि प्रेसिडेंट को नॉन इलेक्टेड से इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया। वो कैसे बनाया गया कि एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्रिएट किया गया, जिसके जो मेंबर्स थे वो दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के, प्रोविंशियल असेंबलीज के, सेनेट के तमाम मेंबर्स, कुछ स्पेसिफिक जो है नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे इस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट थे, और वो मेंबर्स जो थे अपनी वोटिंग के थ्रू या अपने सेंसस के थ्रू जो है वो कंसेंसस के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट करते थे। फिर अगेन 18 अमेंडमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि हिस्ट्री में जो 8th अमेंडमेंट जो ज़ियाउल हक के दौर में हुई थी उसके ऊपर काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई। जैसे 8th पहले अमेंडमेंट हुई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसको 13th में जो है उसको रिवर्स किया गया, फिर 17th में दोबारा वही अमेंडमेंट की गई, 18th अमेंडमेंट को दोबारा इम्पोज किया गया, फिर हम 8th अमेंडमेंट को दोबारा इम्पोज किया गया। फिर हम देखते हैं कि 2010 में जब आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट थी तो उसमें अगेन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जो 17th अमेंडमेंट थी, उसको दोबारा जो है उसको रिमूव किया गया, और जो यूनिलैटरल पावर्स थी प्रेसिडेंट की टू डिसॉल्व द असेंबलीज, उसको क्या किया गया, उसको ख़त्म किया गया। अगेन इस अमेंडमेंट की वजह से अगेन हम देखते हैं एक ये डेमोक्रेटिक स्टेप था, जिसमें हम देखते थे कि हम इस अमेंडमेंट के थ्रू हम डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में फ्लरिश होता जो है वो देख रहे थे। और फिर इसमें सारी पावर्स प्रेसिडेंट से लेके जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो सारी पावर्स जो है क्या की गई, वो ट्रांसफ़र की गई, और एक बहुत बड़ा जो थी एक मेजर अमेंडमेंट थी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एक और जो 18th अमेंडमेंट थी वो ये थी कि NWFP का जो नाम है वो चेंज करके जो है खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया था। ये भी 18th अमेंडमेंट का पार्ट था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम चेंज करके उसको खैबर पख्तूनख्वा जो है वो नाम कर दिया। फिर है 19th अमेंडमेंट। 19th अमेंडमेंट में क्या है कि ये बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो है तो 19th अमेंडमेंट की गई थी। इसमें जो है 19th अमेंडमेंट में जो है इसमें जो है ये 19th अमेंडमेंट जो थी बेसिकली ये चीफ जस्टिस की जो पावर थी, ये फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं है, इसमें जो चीफ जस्टिस की जो पावर थी कि वो एडहॉक जजेस को जो अपॉइंट कर सकता है उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। और इसके लिए एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने के लिए जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्रिएट की गई थी, और इसके जो मेंबर्स थे वो सीनियर जजेस थे फ्रॉम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और वो जो थे अपनी रिकमेंडेशंस देते थे कि और उन रिकमेंडेशंस को जो है फिर वो विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो उन रिकमेंडेशंस को जो है प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव करता था, और उसकी बिना पे जो है वो जो एडहॉक जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती थी। अच्छा, जो 20th अमेंडमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 में अमेंडमेंट की गई थी, और ये अमेंडमेंट बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड की गई थी कि पाकिस्तान में कैसे जो है ट्रांसपेरेंट बनाया जाए इलेक्शंस के प्रोसेस को। तो इसमें जो है एक प्रोसेस जो है इस अमेंडमेंट के थ्रू एक प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराया गया था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो किस टाइप की होगी, उसमें फिर चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो है वो कौन होगा, और इस मेंबर्स जो है उस इलेक्शन कमीशन के वो कौन होंगे। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थी वो अमेंडमेंट थी, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए थी कि ताकि इलेक्शंस को जो है फ्री एंड फेयर बनाया
स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन का भी था, मेंबर्स जो थे इलेक्शन कमीशन के वो उन्होंने हर प्रोविंस से जो है एक एक मेंबर था, और फिर और वो मेंबर जो था वो पार्ट था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, और इस तरह से जो है, और केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए भी वो बताया गया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ इलेक्शन कमीशन के क्या कहते हैं दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो केयर टेकर जो भी केयर टेकर जो कैबिनेट है उसको जो है उसके नॉमिनीज दिए जाते थे, और उसके कंसेंसस जो है वो नॉमिनीज जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का पार्ट बनते थे। फिर 21st अमेंडमेंट जो थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में जो है ये मॉडिफिकेशन की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये अमेंडमेंट बेसिकली क्या थी कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो डेवलप की गई थी ताकि हम टू फाइट बैक टेररिज्म, ताकि टेररिज्म को हम काउंटर कर सकें, स्पीडी ट्रायल कर सकें टेररिस्ट का, और जो है इनके थ्रू जो है टेररिज्म को जो है वो ओवरकम किया जा सके। और इसका जो टेन्योर था वो 2 years के लिए जो है ये मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो डेवलप 22nd अमेंडमेंट अगेन के चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है अमेंडमेंट की गई थी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए क्या चीज़ जो है बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे इसमें किया गया था कि रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या सीनियर ब्यूरोक्रेट हो सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, और जो इलेक्शन कमीशन का जो पार्ट है वो हर जो मेंबर्स हैं वो हर प्रोविंस से जो है वो एक एक मेंबर जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो है वो मेंबर बनेगा। फिर 23rd एंड 24th 23rd जो अमेंडमेंट थी वो 2000 दोनों अमेंडमेंट्स 23rd और 24 2017 में की गई थी, और जो 23rd अमेंडमेंट थी बेसिकली वो ये थी कि हमने देखा था कि 2015 में जो मिलिट्री कोर्ट्स अमेंडमेंट के थ्रू डेवलप की गई थी उनका टेन्योर 2017 में ख़त्म हो रहा था, तो इस अमेंडमेंट के थ्रू उसके टेन्योर को और जो है 2 years के लिए इंक्रीज किया गया था। और 24th अमेंडमेंट थी वो ये थी कि हमने देखा 2017 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, मर्दमशुमारी जिसको बोलते हैं, तो उसके रिजल्ट के बाद जो है जो प्रोविंशियल और पार्लियामेंट्री सीट्स थी उनकी रीएडजस्टमेंट की गई थी उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली। और जब रीएडजस्टमेंट हुई तो उसमें हम देखते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस की कोई किसी प्रोविंस की सीट बढ़ी थी, किसी की कम हुई थी, या किसी की वही अपनी पुरानी वाली जो नंबर ऑफ सीट्स थी उसी पे जो है वो रिटेन कर दी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पंजाब ने जो है इस रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स के थ्रू पंजाब ने जो सीट्स जो है वो लूज़ की थी, पंजाब की नंबर ऑफ सीट्स जो डिक्रीज हुई थी। सिंध में जो थी सेम नंबर ऑफ सीट्स रही थी, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने जो अपनी नंबर ऑफ सीट्स प्रोविंशियल और पार्लियामेंट्री जो सीट्स थी वो क्या की थी वो इंक्रीज की थी। अच्छा 25th अमेंडमेंट 2018 में हुई थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन था इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पाकिस्तान। इसमें जो आर्टिकल 247 था उसको जो ख़त्म किया गया था, जिसके थ्रू जो फाटा था वो क्या था, वो एक क्या कहते हैं फाटा को जो है 247 बेसिकली क्या था, फाटा जो था एक क्या कहते हैं जो टेरिटरी थी पाकिस्तान के अंदर, एक जो पाकिस्तान का पार्ट थी, जैसे आज़ाद कश्मीर है, फाटा है गिलगित बल्तिस्तान, ये टेरिटरीज हैं जो प्रोविंस के अंदर नहीं आती, टेरिटरी से जो पाकिस्तान का पार्ट है, तो इसमें उसको टेरिटरी वाला जो स्टेटस था वो ख़त्म किया गया था, और फाटा को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट बना दिया गया था। राइट, हम इससे पहले देखते थे कि खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट बनने से पहले जो था फाटा में जो भी लॉ इम्प्लीमेंट होता था वो किस तरह से होता था कि फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया है तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता था कि वो सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखते हुए फाटा के उस लॉ में कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसको फाटा के अंदर क्या करते उसको इम्प्लीमेंट करते। और फाटा को जो है एक स्टेटस देने के लिए हर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स की गई, लेकिन हर एफर्ट जो थी वो क्या होती थी, अनसक्सेसफुल होती थी। लेकिन फाइनली 2018 में जो है एफर्ट्स जो है वो सक्सेसफुल हुई, और फाटा को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का क्या बना दिया गया, पार्ट बना दिया गया। खैबर जो फाटा है बेसिकली इसके अंदर 7 एजेंसीज हैं और 6 फ्रंटियर रीजन्स हैं, और इसमें इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है पहले जो हम देखते हैं कि स्पेशल स्टेटस था फाटा के अंदर, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू फाटा को देन अगेन जो है खैबर पख्तूनख्वा का पार्ट बना दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो था लॉ गिवर था वो कुछ मॉडिफिकेशंस के थ्रू लॉ प्रीवियसली जो है अमेंड करता था जब फाटा खैबर पख्तूनख्वा पार्ट नहीं था। देन लास्ट अमेंडमेंट है दैट इज़ द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 2019 में हुई थी, और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी प्रोविंशियल सीट्स जो है वो इंक्रीज़ की गई थी फ्रॉम 16 to 24, लेकिन जो उसकी पार्लियामेंट्री जो उसकी नेशनल असेंबली वाली सीट्स थी वो वही रिटेन रही जो कि 12 थी। राइट, लेकिन उसकी जो प्रोविंशियल सीट्स थी उनको इंक्रीज़ कर दिया गया फ्रॉम 16 to 24।
This was the last amendment that was made in 2019. That's all for today. इसमें अगर आपकी कोई queries हैं तो इंशाल्लाह हम लोग अपनी next जो हमारी 6th ऑनलाइन क्लास में उसका उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.